गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएससी पार्ट थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम पिछली क्लासेस के अंदर एनर्जी बैंड थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे। हमारा टारगेट या हम जिस चीज़ को समझना चाहते हैं वो है कि जब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस और उसके अराउंड शेल्स हैं, वो जब इतने क्लोज बाउंड होते हैं तो ये शेल्स ओवरलैप होकर बैंड बनाते हैं। अब ये बैंड की क्या थ्योरीज है, इसके लिए हमने इसके अंदर ब्लॉक थ्योरम, केपी मॉडल एटसेट्रा पढ़े हैं। इसी सीक्वेंस में आज हम क्रिस्टल के संवेग की बात करेंगे कि जो क्रिस्टल है उसका संवेग क्या होगा। तो देखिए, क्रिस्टल के संवेग के लिए हम यहाँ 3 रीजन देखेंगे कि हम क्रिस्टल का संवेग क्या ले रहे हैं। कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं ले रहे। तो देखिए, क्रिस्टल का संवेग के लिए अगर हम सबसे पहले बात करें ब्लॉक थ्योरम से, तो ब्लॉक थ्योरम ये कहता है कि जो हमारा तरंग फलन है वो साई के आर यू के ई की पावर आयोटा के डॉट आर है। ये हमने ऑलरेडी ब्लॉक थ्योरम में डिस्कस किया। तो ब्लॉक थ्योरम से ये अगर हमारा वेव फंक्शन है तो इस वेव फंक्शन में जो क्रिस्टल का वेवलेंथ है वो होगा लैम्डा इज इक्वल टू 2π/k। अब अगर यहाँ पर लैम्डा 2π/k है तो मोमेंटम की जो डेफिनेशन होती है वो होती है h/λ से। h/λ है तो अगर आप देखें तो h 2π से मल्टीप्लाई किया, 2π से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा h/2π और 2π/λ। तो इसका मतलब मोमेंटम हो जाएगा h क्रॉस k। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लॉक थ्योरम के अकॉर्डिंग जो क्रिस्टल का मोमेंटम है, क्रिस्टल का संवेग है, वो h क्रॉस k होना चाहिए। ये पहला इसके सपोर्ट में। दूसरी बात आती है कि अगर हम बात करें तो हमारे हिसाब से Fp क्या होगा, तो जो Fp है वो होगा d/dt। जो एनर्जी ट्रांसफर की रेट है Fp वो होगी d/dt। अगर इस डिफरेंशिएशन के 2 हिस्से कर दो, de/dk एंड dk/dt। नाउ ब्लॉक थ्योरम ये कहता है कि क्रिस्टल के जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वेग है वो होता है 1/h de/dt। तो मैं यहाँ से de/dt को लिख सकता हूँ h क्रॉस v। तो अगर मैं यहाँ से h क्रॉस v लिख देता हूँ de/dt तो Fp हो जाएगा h क्रॉस v dk/dt। v और v कैंसिल हो गया। इट्स मीन क्रिस्टल के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो होगा h क्रॉस dk/dt। h क्रॉस एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएशन के अंदर ले लूं तो ये बन जाएगा d/dt h क्रॉस k। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ स्टैंडर्ड है, फोर्स होता है dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उस कंपैरिजन से हमारे पास मोमेंटम आता है h क्रॉस k। देखिए, ब्लॉक थ्योरम से भी हमारे पास सपोर्टिव यही था, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से भी हमारे पास मोमेंटम आता है h क्रॉस k। इसका मतलब क्रिस्टल का मोमेंटम हम h क्रॉस k कंसीडर करें। एक लास्ट आती है कि अगर हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है कि ब्लॉक इलेक्ट्रॉन में जब जालक में आयन से टकराता है, मीन्स जो हम जिस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं वो जालक के आयन से टकराता है, तो वो जो मोमेंटम ट्रांसफर करता है वो h क्रॉस k है। तो ये 3 ऐसे रीजन है जिसके बेस पर हम ये मानते हैं कि क्रिस्टल का जो मोमेंट है वो h क्रॉस k होगा। तो हम एक स्टैंडर्ड अज्यूम कर लेते हैं कि क्रिस्टल का संवेग या मोमेंट ऑफ क्रिस्टल इज h क्रॉस k। बट जब हम डिटेल पे जाते हैं तो वास्तविक जो रियल मोमेंटम है, वास्तविक संवेग है, उस संवेग में एक करेक्शन आता है। आप देखिए, वो संवेग h क्रॉस k से थोड़ा ज्यादा है, वो h क्रॉस k प्लस pu है। मीन्स जो क्रिस्टल का रियल संवेग है, वास्तविक संवेग है, वो इस h क्रॉस k से pu ऐड होगा। व्हाट इज pu? दिस इज चालक में जो आयन में और इलेक्ट्रॉन में अन्योन्य क्रिया के कारण अतिरिक्त संवेग होता है। इस तरह से क्रिस्टल का सामान्य संवेग हम h क्रॉस k लेते हैं, लेकिन वास्तविक संवेग h क्रॉस k से ज्यादा होगा और वो होगा h क्रॉस k प्लस pu, जहाँ pu इलेक्ट्रॉन और जालक के जो आयन्स है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है अन्योन्य क्रिया के कारण संवेग है। तो ये क्रिस्टल संवेग हम रियल में ये लेंगे, लेकिन सामान्यतः हम h क्रॉस k लेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान। ठोसों के लिए एक ये विशेष हमारा प्रश्न बनता है, सामान्यतः कंपटीशन में भी इस प्रश्न को बहुत बार पूछा जाता है। एक नया शब्द काम में आ रहा है, इफेक्टिव मास या प्रभावी द्रव्यमान।
सामान्यतः द्रव्यमान को हम अचर मानते हैं, लेकिन हम जब ठोसों में बात करते हैं तो ये अचर नहीं रहता। अलग अलग ठोसों के अंदर प्रभावी द्रव्यमान कैसे कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सामान्यतः न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जो बल होगा वो m इंटू ए मीन्स द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हम ये कह सकते हैं कि बल बटा त्वरण का जो अनुपात है वो द्रव्यमान है, मीन्स F/A द्रव्यमान है। तो अगर कहीं पे किसी इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा है, मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड E में है, तो बल लगेगा -E कैपिटल E/m। तो ये हमारे पास द्रव्यमान आएगा। ये सामान्यतः हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो बताता है। मैं सामान्य देखा जाए तो ये कांस्टेंट होता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इससे निकालते हैं और ये कांस्टेंट है। बट जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं कि वहां पीरियोडिक पोटेंशियल है, मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वहां पीरियोडिक पोटेंशियल है और उस पीरियोडिक पोटेंशियल के कारण वहां पर इंटरेक्शन होता है। वहां पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री मूव नहीं कर पा रहा, उसका कहीं ना कहीं आयन कोर से इंटरेक्शन होता है। इस आयन कोर से इंटरेक्शन के कारण सॉलिड के अंदर जो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन का रेशियो आता है वो जरूरी नहीं से m के इक्वल है। मीन्स जो हम जिस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं जरूरी नहीं उतना ही द्रव्यमान हमें वहां प्राप्त हो। ठोसों के अंदर क्योंकि जो पीरियोडिक पोटेंशियल्स हैं उनसे इंटरेक्शन है और उसके कारण ये F/A जो आएगा जिसे हम वहां पर प्रभावी द्रव्यमान कहेंगे, ये m के तुल्य भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ये प्रभावी द्रव्यमान। इस तरह से ठोसों में एक नया कंसेप्ट आता है, प्रभावी द्रव्यमान क्या है। मूलतः ठोसों में इलेक्ट्रॉन के प्रभावी द्रव्यमान से अभिप्राय ये है कि जब आवर्ती विभव की उपस्थिति के अंदर नेट बल बटा त्वरण का जो अनुपात है वो प्रभावी द्रव्यमान कहलाएगा। अब ये प्रभावी द्रव्यमान कितना होगा तो जरा न्यूमेरिकली देखें तो इसकी वैल्यू जस्ट 2 एग्जाम्पल से बता रहा हूं, कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर हम तांबे में बात करें, तांबे में त्वरण 0 होता है और जब त्वरण 0 है तो हम यहाँ पर त्वरण का मान 0 रखेंगे तो हम पाएंगे कि प्रभावी द्रव्यमान अनंत है। यानी जो हमारा तांबा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान अनंत है। और वहीं अगर हम सोडियम की बात करें तो वहां सोडियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जनरली फ्री हो जाता है और उसकी कैलकुलेशन करें तो लगभग वो का वही आएगा जो हमारा एक रेस्ट मास कहते हैं, सामान्यतः जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो आप देखिए ठोसों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के तुल्य द्रव्यमान भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। तो ये एक नया कंसेप्ट आता है प्रभावी द्रव्यमान का या इफेक्टिव द्रव्यमान का। अब इफेक्टिव द्रव्यमान की कैलकुलेशन करें तो देखिए सामान्यतः बल हमारा जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे वो -E होता है। क्योंकि यह पीरियोडिक पोटेंशियल है तो हमने यहाँ पर एक नया फोर्स ऐड किया है F1। ये जो आयन फोर्स और इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरेक्टिव फोर्स है वो F1 है। ये F1 कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमने जनरली ये मान लिया कि F=ma है, F1=-m1 अब ए ले लेते। अब यहाँ इक्वेशन में ma और यहाँ पर a रख दिया तो हमने इसको रीअरेंज कर लिया तो हमारा m-m1 हो जाएगा -E/A। ये हमारा इफेक्टिव मास। इस m-m1 को हम इफेक्टिव मास देते हैं। ये इफेक्टिव मास कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा F1 जो है वो F के समांतर है, प्रति समांतर है, 0 है। तो ऐसी अवस्था आ सकती है जब m1 का मान m से ज्यादा हो तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आता है नेगेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स हम यहाँ पहली बार द्रव्यमान को ऋणात्मक लेते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ऋणात्मक द्रव्यमान का कंसेप्ट क्या है और कंपटीशन में भी इससे प्रश्न आते हैं। तो ये ऋणात्मक द्रव्यमान के कंसेप्ट को देता है। यदि m1 ग्रेटर देन m है, यानी जो हमारे पास इंटरेक्शन फोर्स है उसके अकॉर्डिंग जो मास आ रहा है वो अगर हमारे m1 से ग्रेटर है तो वहां पर इफेक्टिव मास नेगेटिव होगा। अगर m1 और m का मान समान होगा तो इफेक्टिव मास हमारा 0 हो जाएगा और अगर m1 लेस देन m है तो m का मान पॉजिटिव होगा। इस तरह हम यहाँ पर एक तरह से एक नया कंसेप्ट इफेक्टिव मास की बात करते हैं। आगे की क्लासेस के अंदर हम 1 डायमेंशनल लेटिस के अंदर इफेक्टिव मास, 3 डायमेंशन में इफेक्टिव मास की बात करेंगे। थैंक यू।